मित्रों, जब कभी हम बीमार होते हैं तो प्रायः डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको सलाह देते हैं, हमको दवाइयां बताते हैं और हम दवा लेते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ठीक होने के बाद हम अपने मन से कई बार दवाएं बंद कर देते हैं या अनावश्यक रूप से दवाएं खाते रहते हैं। कई बार छोटी मोटी परेशानी हुई तो अपने आप से केमिस्ट के पास जाकर दवा ले ली, लेकिन ये ठीक नहीं है। दवा के अनावश्यक उपयोग या दुरुपयोग के कारण कई बार ऐसा होता है कि बीमारी के रोगाणु उस दवा के प्रति अपनी प्रतिरोधक शक्ति हासिल कर लेते हैं और इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी परेशानियों के लिए या छोटी मोटी बीमारियों के लिए वो दवा कारगर सिद्ध नहीं होती है। और ऐसे में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज संभव है और वे बीमारियां भी ठीक नहीं हो पाती हैं और कई बार वे छोटी छोटी बीमारियां भी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 लाख लोग प्रतिवर्ष इसी परेशानी के कारण काल के गाल में समा जाते हैं और ये बहुत ही चिंता की बात है। तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18 नवंबर से 24 नवंबर तक विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह यानी कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक शुरू किया है। इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अतुल जैन जी को, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं ENT के जिला अस्पताल आगरा में। सबसे पहले तो डॉक्टर अतुल, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह ये जो हम मनाते हैं तो ये क्या है? थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है, आप विस्तार से बताएं। देखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं जी तो उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक, पहली किसी भी बीमारी के लिए हमारे पास टर्म होता है वायरस इन्फेक्टेड डिसीज और एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिसीज। जी। तो जो वायरल इन्फेक्टेड डिसीज होती हैं उसमें प्राय हमें 3 दिन तक कोई भी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं होती है। और जो दूसरा टाइप होता है बैक्टीरियल जनित बीमारियां, उसके अंदर हमें एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता होती है। जी। तो जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग शुरू के दिनों में नहीं करना चाहिए। जैसे मसलन आपको जुकाम होता है तो पहले नाक से पानी आता है, छींके आती हैं, तो उसके लिए डायरेक्टली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। जी। आप छींक रोकने के लिए एंटीहिस्टामिनिक, नाक से पानी रोकने के लिए डिकंजेस्टेंट का प्रयोग करें। जी। जब आपको बलगम आने लगे तब आप एंटीबायोटिक का प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह से स्टार्ट करें। जी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लगभग हर बीमारी के अंदर है। जी। चाहे अपने को बुखार आया तो हम पहले दिन से एंटीबायोटिक ना लेके पहले हम सिंपल पैरासीटामोल की गोली खाकर भी ट्राई करें कि हमें कहीं वायरल की वजह से या तापमान के ऊंच नीच की वजह से जी, जी। या किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर बुखार आ रहा है तो हमें सिंपल पैरासीटामोल लेनी है। अपने आप से एंटीबायोटिक का प्रयोग शुरू नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि मौसम में उतार चढ़ाव के कारण हमारी बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाता है, तो इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। आप छोटी मोटी परेशानियों के लिए इतना परेशान न हो। लेकिन अगर कोई भी, मैं समझता हूँ कि दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सर देखिए, 2 तरह की दवाइयां होती हैं। एक दवा होती है कि OTC प्रोडक्ट जो ऑन काउंटर अवेलेबल होती है। अच्छा। उसको आप बगैर डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। जी। पर वो दवा 2 या 3 दिन से ज्यादा आपको नहीं लेनी है। जी। जैसे मसलन आपको बुखार हुआ, शरीर गर्म हो रहा है, तो आप पैरासीटामोल काउंटर से जाके ले सकते हैं। जी। आपको छींक आ रही है, आपने सेट्राजिन की टैबलेट ले ली। अब आप हर छींक के लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल। सामान्यतः प्रयोग में आने वाली दवाइयां आप ले सकते हैं। जी। पर जो स्पेशलिस्ट दवाइयां हैं उनका प्रयोग बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि वायरस या बैक्टीरिया, इनके अंदर प्रतिरोधक शक्ति जो पैदा हो जाती है वो किस कारण से होती है? देखिए, वायरस के अंदर प्रतिरोधक क्षमता तो होती ही नहीं है। जी। वायरल तो छोटा सा एक मीडियम है, बैक्टीरिया के लिए उसने कल्चर दे दिया कि भैया अब आप ग्रो करो। अच्छा। बैक्टीरिया जो है वो थोड़ा सा नोटोरियस होता है। अब उसको अगर एक ही तरह का खाना मिलता रहेगा, एक ही तरह के एंटीबायोटिक मिलते रहेंगे तो मन भर गया यार, अब मैं इससे मजे नहीं आ रहे, पेट भर गया मेरा, पक गया। हाँ। तो मैं दूसरा जीन चेंज हो गए बैक्टीरिया के। जी जी जी। तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ड्रग्स पे काम उस पे नहीं करेंगे। अच्छा। तो मुझे हर बार हायर एंटीबायोटिक का लेवल देके उस
उस बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा। जी। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि वो हाईएस्ट लेवल के जो ड्रग है उस पर भी उसकी सेल वॉल पे काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नहीं मार पा रही है, देन इट बिकम्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ग्रुप, जी। दैट इज कॉल्ड बग। जी। तो बग्स आर अवेलेबल फ्रॉम पेंसिलिन के इन्वेंशन से अब तक जितनी भी बग थी वो ठीक थी। अभी क्या है, सुपर बग का जमाना आ गया है, जितने हायर एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं वो भी उन बैक्टीरिया पे काम नहीं करेंगी, दैट बिकम सुपर बग। जी। उस कंडीशन में पेशेंट की मौत इन्फेक्शन से हो जाती है, जो कि आपने आंकड़ा दिया करीबन 7 लाख का। जी। पूरे विश्व में। जी। तो अपने को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हम उन 7 लाख में अपनी गिनती कर पाए कि भैया हम पे ड्रग का कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो उस चीज से बचने का सिंपल सा इलाज है, आपके पास पैसे हैं प्राइवेट में जाइए, नहीं है आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, पर एक विशेषज्ञ की सेवाएं जरूर लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे कम से कम आपको एंटीबायोटिक पे खर्च करना पड़ेगा, आपको एक गाइडेंस मिलती रहेगी कि अपने को किस रास्ते चलना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग रेजिस्टेंस के केस में है। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था कि अभी कोविड के दौरान लगभग 6.9 यानी कि 6.9% लोगों को बैक्टीरिया के कारण संक्रमण था, लेकिन 72% लोगों को एंटी बैक्टीरियल दवाइयां दी गई। तो इस वजह से निश्चित रूप से नुकसान होना ही है। और अब स्थिति यह है कि छोटी मोटी परेशानियों के लिए जो साधारण दवाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं उनको। सर मैं बताता हूँ, कोरोना के काल में थोड़ा सा सीन डिफरेंट हुआ। जी। हुआ क्या कि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि आपको अगर कोरोना के लक्षण है तो आप इस तरह की दवाइयां लीजिए। जी। कहीं पैम्पलेट्स पे निकली, कहीं व्हाट्सएप पे निकली। अब उसमें जो सबसे बड़ा ड्रग था अपने पास अजिथ्रोमाइसिन, खाना चाहिए खाली पेट क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन एसिडिक पीएच पे होता है। जी। ये बात किसी ने आपको बताई नहीं, आपने भरे पेट खा ली नहीं। अब ड्रग तो हमने 5 दिन खा ली नहीं, पर उसका शरीर पे असर तो कुछ भी नहीं हुआ। जी जी जी। तो अननेसेसरी के ड्रग्स हमने बहुत ज्यादा खाई कोरोना पीरियड में। डर का फियर बहुत ज्यादा था, हमें कहीं ना कहीं मन में डर बैठा हुआ था कि हमने जरा सा भी कुछ हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अननेसेसरी हमने दवाइयां खाई, उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो सामान्य दवाइयां हमारे को खांसी जुकाम बुखार में काम करती थी वो आज काम नहीं कर रही हैं। जी जी जी। तो मेन रीजन इसका अज्ञानता भी कह लीजिए या प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन नहीं हुआ, उसकी वजह से ये सब हुआ। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे थे एंटीबायोटिक दवाइयां लेने की, तो क्या कोर्स होता है, कितना मतलब कब तक यूज करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, किसी भी मतलब जब प्राइमरी स्टेज पे एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन लिखता है। जी। फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन से अगर उसको रिजल्ट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। नहीं मिलते हैं तो वी कम ऑन सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। जी। तो हर एक के लिए गाइडेंस होती है। जैसे हमारे यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। जी। तो टायर सिस्टम है। जी। अब वेस्टर्न कंट्रीज में एक नई चीज होती है कि वहाँ पे एमबीबीएस को पर्टिकुलर ड्रग्स लिखने की इजाजत है। उसके बाद स्पेशलिस्ट राइट अप टू दिस लेवल ऑफ द ड्रग्स एंड सुपर स्पेशलिस्ट राइट एनी टाइप ऑफ द ड्रग्स। जी। ये ड्रग पॉलिसी हमारे हिंदुस्तान में भी लागू है, पर इसको हम फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं हो रही है। जी। फॉलो नहीं करते। ये पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लागू है कि प्राइमरी आएगा तो हमें उसको प्रथम लेवल की दवाइयां देनी है, अगर ठीक नहीं होगा तो हम उसको सेकेंडरी लेवल की दवाइयां देंगे, अगर उससे भी ठीक नहीं होगा तो हम उसका कल्चर करा के देखेंगे कि किस जीवाणु की वजह से ये बीमारी हो रही है और कौन कौन सी दवाइयां उस पर काम कर रही हैं और कौन सी नहीं काम कर रही हैं। जो ड्रग्स उस पर काम कर रहे होंगे वो दे दी जाएंगी, 5 दिन के अंदर पेशेंट को आराम आ जाएगा। तो ये टायर सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस टायर सिस्टम का बिगड़ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये जो टायर सिस्टम है, ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर तो लगातार काम कर रहा है, लेकिन कई बार जो प्राइवेट जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो मरीज को जल्दी ठीक करने के चक्कर में शायद वो इस सिस्टम का पालन नहीं करते हैं। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा क्योंकि हिंदुस्तान में लिटरेसी और समझदारी दो चीज कर रहा हूँ मैं, बड़ी रेयर सी है सर हमारे पास। जी। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा भी एक कंपाउंडर के पास जा सकता है, एक आरएमपी के पास जा सकता है, गली मोहल्ले में जो क्लिनिक खोल के बैठा है उसके पास जा सकता है। जी। तो होता क्या है कि जब आप उसके पास जाते हो, ही स्टार्टेड आपको थर्ड लाइन ऑफ द ड्रग। जी जी जी। अब आपको आराम नहीं मिल रहा है, देन यू वेंट टू सम स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अब मुझे नहीं पता कि उसने आपको क्या खिलाया है। जी। तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि मैं आपको हायर से हायर एंटीबायोटिक दूं जिससे आपको रिलीफ आ जाए। जी।
क्योंकि आप पहली बार तो मेरे पास नहीं आए, पहले सिम्टम पे भी नहीं आए, आप मेरे पास 5 या 6 दिन गुजारने के बाद 2 डॉक्टरों से दवाई लेने के बाद आए हैं, तो मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं मालूम जी। ना ही आपके पास कोई पर्चा है, ना ही आपने मुझे कोई रेपर दिखाया जिससे मैं अंदाज लगा लूं कि आप क्या खा के आए हैं जी। तो मेरे लिए जो स्पेशलिस्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला खा के क्या आया है जी। अगर उसको इतना अंदाजा लग जाए कि इसने ये पर्टिकुलर सेट ऑफ ड्रग्स खा रखे हैं तो मैं दूसरे क्लास के ड्रग्स उसको दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर जब डॉक्टर अंधेरे में रहता है तो फिर अप्रोच ये रहती है कि मशीन गन लो और मारो कि कहीं ना कोई बुलेट तो लगेगी। जी 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 जी। तो इस अप्रोच के कारण जो है सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पैदा होती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है और हम यहाँ पर अपने श्रोताओं से ये आग्रह करना चाहेंगे, ये अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है तो अपने डॉक्टर को कभी भी अंधेरे में मत रखिए। आप जो दवाएं ले रहे हैं उन दवाओं के बारे में बताइए। अगर आप कभी बीमार हैं तो अपने परेशानियों के बारे में बताइए, बिल्कुल खुलकर बात कीजिए। आपने किसको दिखाया है, कौन कौन सी दवाइयां ली हैं या नहीं ली हैं, तो ये सारी चीजें जब आप बताएंगे तो डॉक्टर आपको बेहतर से बेहतर इलाज दे पाएंगे। जी सर देखिए होता क्या है कि मैं आपको जैसे अपने हॉस्पिटल की बताता हूँ। अब मैं तो बिल्कुल फ्री में ही काम करता हूँ, 1 रुपए के पर्चे पे। होता क्या है कि मरीज को जुकाम हुआ तो वो कहता है कि साहब मैंने बगल वाले केमिस्ट से 3 दिन दवाई खा ली, उससे आराम नहीं मिला तो फिर दूसरे वाले केमिस्ट से 3 दिन दवाई खा ली और वो 3 दिन में क्या दवाई खा के आया मुझे कोई अंदाजा नहीं है। बट एक्सपीरियंस के साथ इतना समझ में आता है कि भाई कितने रुपए की दवाई खाई आपने। तो वो जब वो एक एस्टिमेट बताता है तो हमारे को समझ में आता है कि किस एंटीबायोटिक की रेट में क्या आ सकता है और क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उस केमिस्ट ने लिया होगा, तो हम उससे ऊपर की दवाई देंगे। जी 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 जी। पर प्राइवेट में इतना टाइम डॉक्टर नहीं होता, नहीं देते। उन्होंने उसको बस पूछा आपको किस कलर का बलगम आ रहा है, उसके हिसाब से हमने उसको एक हायर एंटीबायोटिक दे दी जी। तो पर पेशेंट की भी साथ मजबूरी ये है कि उसको इलाज जब कॉस्टली हो जाता है तो वो 3 दिन में उसको आराम हुआ तो वो 5 दिन दवाई नहीं खाना चाहता, वो उधर से 2 दिन के पैसे बचाना चाहता है। जी। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप जब किसी भी चीज में सफाई करने जा रहे हैं और आपने कोने छोड़ दिए, बीच बीच का फर्श साफ कर लिया तो फिर फर्श दोबारा से गंदा होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप जब पूरा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो आप मैक्सिमम 80 से 90% ऑफ बैक्टीरिया को ही मार पाएंगे। जो 10% रह गए वो आपकी बॉडी में हार्बर कर रहे हैं। जैसे ही आप थोड़े से वीक हुए वो 10% फिर 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। देन यू नीड अगेन हायर एंटीबायोटिक। जी। तो ये साइकिल चलती रहेगी और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि डॉक्टर जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर बार नई एंटीबायोटिक लिख देते हैं पर मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जो भी दवाएं लिख रहे हैं और जितने दिन के लिए लिख रहे हैं उतने दिन के दवाइयां आपको पूरी लेनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी 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 जी। अच्छा, ये सीक्वेंस की जो आपने बात की या कितने दिन का कैसे लेनी है एंटीबायोटिक, ये आपने बताया, लेकिन एंटीबायोटिक की वजह से कुछ नुकसान भी होता है क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल होता है सर। देखिए एंटीबायोटिक ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कि अच्छा जीवाणु कौन सा है और बुरा जीवाणु कौन सा है। जी। अब हमारे पेट के अंदर बहुत सारे अच्छे जीवाणु होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जी। तो जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो भी मरते हैं, तो आपको उनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। जी। तो कुल मिला के दवाइयां बढ़ती जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर ने तो यार 7-8 दवाइयां लिख दी। जी। पर वो आपकी परेशानी और आपको परेशानी ना होने की वजह से दवाइयां लिखता है। जी। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, कोई अगर छोटी मोटी परेशानी है तो कोई बात नहीं है, तो आप पास के केमिस्ट से जाकर जो OTC प्रोडक्ट, हाँ जी 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 जी, उस तरह की दवा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है और लगातार 2-3 दिन तक दिक्कत बनी रहती है तो आप अपने जो भी नियर बाय जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए, उनको अपनी परेशानी बताइए और खुलकर बात कीजिए। अगर आप जो दवाएं ले चुके हैं वो दवाइयां उनके बारे में बताइए कि हमने सर ये दवाइयां ली हैं और अभी तक हमको कोई आराम नहीं मिला है, और अपनी परेशानियों के बारे में कोई भी मतलब छिपाइए मत उनको। और डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करें, जितने दिन का कोर्स प्रिस्क्राइब करें, वो कोर्स आपको पूरा करना है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। सर मैं इसमें एक बात और कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो मरीज इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो आपको दवाई का नाम बता सके, तो ऐसे मरीजों को मैं केवल एक ही सलाह दूंगा, आपके पास जो खाली रैपर है जी, उन खाली रैपर को आप ले आइए। जी जी। देन वी कैन सी एंड नोट कि आपने क्या खा रखा है जी, उसके अकॉर्डिंग हम आपका इलाज फिर कर सकते हैं। जी जी जी। कई बार क्या होता है कि मेरे साहब मैं तो पढ़ाई लिखा नहीं हूं, मैंने तो दवाई खा ली और रैपर फेंक दिया। मेरी गुजारिश ये है कि आप रैपर को ना फेंको। जी। आप 2 दिन की दवाई खा रहे, 3 दिन की दवाई खा रहे,
आप खाली रैपर डॉक्टर के पास ले जाओ कि साहब पर्चा तो नहीं है, जो दवाइयां मैंने खाई है उनका रैपर ये है, रैपर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एटलीस्ट हम डॉक्टर को ये समझ में आएगा कि आप किस लेवल की दवाई खा के आए। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने पर्चा लिखा और उस पर्चे के हिसाब से केमिस्ट ने दवाई दे दी। अब चूंकि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, या अगर पढ़ा लिखा है भी तब भी अक्सर वो नहीं देखता है कि कौन सी दवाइयां दी है केमिस्ट ने, और केमिस्ट कई बार नाम बदलकर या उसी सॉल्ट की दूसरी दवाएं दे देता है। तो क्या ये उचित है क्या? सर देखिए, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। पर एक चीज है कि अगर आप किसी बढ़िया कंपनी को सॉल्ट को जेनरिक से रिप्लेस कर रहे हो तो रेट जेनरिक के लो। जी। डॉक्टर को कभी भी ब्रांड नेम से मतलब नहीं होता, उसको सॉल्ट से मतलब होता है। सॉल्ट सेम है, इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, चाहे वो जेनरिक हो या मिड साइज कंपनी का हो या बहुत अच्छी कंपनी का हो। जी। केवल अंतर एफिकेसी का आता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितनी रेपुटेड कंपनी होगी, उसकी एफिकेसी 99.9% के आसपास होगी। जितनी जेनरिक होगी वो भी स्टैंडर्ड के अंदर ही आएगी। हो सकता है वो 90% की हो, ब्रांडेड कंपनी की हो सकता है 98% की हो, 99% की हो। तो थोड़ा सा आपको सिम्टम रिलीफ में ड्यूरेशन का अंतर आएगा। जैसे बड़ी कंपनी की खाएंगे 3 दिन के अंदर पूरा आराम सा लगेगा, जेनरिक खाएंगे हो सकता है 5 दिन में आपको आराम लगे। पर डॉक्टर को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास जितने पैसे हैं उस पैसे का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री जन औषधालय निकाले हैं। जी जी। वहां ड्रग्स की कॉस्ट में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास पैसे नहीं है आप वहां से जाके लीजिए। कम से कम एक चीज गारंटी की तो मिल रही है कि आपने वो सेम सॉल्ट खरीदा है जो डॉक्टर ने आपको बाजार से लिखा है। जी जी। और आपके बजट में भी आ रहा है। बिल्कुल। पर खाइए पूरे उतने ही दिन जितना डॉक्टर ने आपको बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जो जेनरिक दवाओं की बात की, तो अक्सर लोग ये देखते हैं कि कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और जो सरकार की जो मंशा है कि हर व्यक्ति को इलाज मिले, हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, तो ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो खोले गए हैं उसके माध्यम से दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो हम भी ये गुजारिश करेंगे कि डॉक्टर ने जो भी आपको दवा लिखी है तो उन दवाओं को पूरा लें। तो जेनरिक दवाओं का क्या असर कुछ कम होता है, जैसा आपने कुछ बताया? देखिए सर, आप एग्जाम्पल के बतौर पे देखिए, एक शर्ट लोकल मार्केट से लेके आते हैं तो अपन 200 रुपए की आती है जी, और एक ब्रांडेड शर्ट लेके आते हैं तो 2000 रुपए की आती है। तो क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर रहेगा जी। तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास करनी है तो उन्होंने एक लिमिट बना रखी है, इतना ड्रग आपके एक टेबलेट में होना चाहिए। तो 90% से कम नहीं होना चाहिए तो ड्रग फेल हो जाएगा। अब आप 90% को और अगर रिफाइन करते हैं जी, तो उस रिफाइनमेंट में जो पैसे लगेंगे जी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। जी जी जी। दूसरा, वो कंपनी ब्रांड की है तो वो उसकी ब्रांड वैल्यू भी ऐड करेगी जी, तो उससे ड्रग की कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एट द एंड ऑफ यानी कि कहने का मतलब यह है कि जेनरिक दवाओं का भी पूरा पूरा प्रभाव होता है, पूरी पूरी असर करती हैं, पूरा फायदा देती हैं। हो सकता है थोड़ा सा समय ज्यादा लगे। जी 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 जी। तो यानी कि जेनरिक दवाओं को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके बजट में आती हैं तो निश्चित रूप से हमको जेनरिक दवाओं को यूज करना चाहिए। और ये अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर्स जो भी लिखते हैं तो वो किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखते हैं, वो केवल सॉल्ट लिखते हैं। सर, ऐसा होता है कि हम ब्रांड का नाम भी लिखते हैं, हम सॉल्ट भी लिखते हैं। गवर्नमेंट इंडिया ने एक पॉलिसी भी बनाई है कि डॉक्टर सॉल्ट का नाम लिखेगा, पर इसमें जो सबसे बड़ी कमी आती है वो केमिस्ट के एंड पे आ जाती है। अगर मैं आपको ब्रांड नेम नहीं लिखूंगा तो वो जेनरिक की दवाई आपको ब्रांडेड के दाम में दे देगा। जी जी जी। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें एक काम कर दे कि जेनरिक दवाइयों की रेट फिक्स कर दे जी, तो पेशेंट का बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है कि हमें ब्रांड की लिखनी है या हमें जेनरिक लिखनी है। बिल्कुल। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो बीच का मिडिल मैन है, केमिस्ट और कंपनी ने जेनरिक के रेट भी ब्रांडेड के बराबर के रखे हुए हैं। अब वो आपकी केमिस्ट से सेटिंग है, वो आपको 2 रुपए में दे या 20 रुपए में दे। जी जी जी। तो उसकी रेट आप 2 रुपए ही कर दो ना, तो एमआरपी से ज्यादा आप बेच नहीं सकते। बिल्कुल। तो पेशेंट का भला उससे ज्यादा होगा। हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। और अक्सर हम भी देखते हैं कि जब हम दवा खरीदने जाते हैं तो एमआरपी कुछ लिखी होती है और डॉक्टर जो केमिस्ट है उसके बहुत कुछ कम दाम में उस दवा को दे देता है। तो ऐसा कुछ बंधन होना चाहिए कि जितनी एमआरपी है, एमआरपी जो दवा कंपनी है उनको एक बाध्यता होनी चाहिए कि एमआरपी उतनी ही लिखे जितनी पर वो दवा बिकती है।
सर देखिए, हमारे यहाँ पे प्राइस कंट्रोल पॉलिसी चलती है जी। तो सरकार हर साल कुछ ड्रग्स को उस पॉलिसी के अंदर लेके आती है। अब आपके पास एमोक्सी क्लेब या एमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। अब हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी 18 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकती है जी। अब यही अगर मॉलिक्यूल हम जेनरिक फार्मा में लेने जाएंगे तो हमें 3 या 4 रुपए का मिल जाएगा जी। पर उस पे 4 रुपए की जगह रेट 40 रुपए की होगी। अब केमिस्ट ने अगर आपको पढ़ा लिखा समझा तो वो आपको 5 रुपए की दे देगा, और कोई गांव का आदमी आ गया जिसको समझ नहीं है तो उसने उसको 12 रुपए का दे दिया। तो मार्जिन 4 रुपए से 12 रुपए तो केमिस्ट का हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भैया जब मैंने 12 की ली तो मैं 18 की ब्रांडेड क्यों नहीं लूं? यहाँ पर कुछ इस तरह का होना चाहिए ताकि जनता अपने आप को ठगा महसूस ना करे। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं तो उनके यहाँ से जो ड्रग्स मिलती है, उनके यहाँ से जो दवाइयां मिलती हैं, उनके रैपर्स पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना छपा रहता है और मैं समझता हूं कि उनकी रेट्स लगभग ठीक होती हैं। सर उनकी रेट्स बिल्कुल इकोनॉमिकल है। कई बार तो हम भी उसी औषधालय से दवाई लेके अपनी खाते हैं जो हमें रूटीन में खानी होती है। जी। एफिकेसी में कोई अंतर नहीं है, केवल बात समझने की है सर जी। हर क्लास का आदमी मौजूद है। कोई ढाबे पे चाय पीता है, कोई 5 स्टार में चाय पीता है। अब मैं कहूँ 5 स्टार वाले से भाई तू ढाबे की चाय पी ले तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। जी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 5 स्टार में ही पीनी है। बिल्कुल तो ब्रांडेड है। अब आप कहते हो कि साहब मुझे चाय भी पीनी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो चल भाई ढाबे की चाय पीते हैं, फिर प्रधानमंत्री वाले से दवाई ले ले। बिल्कुल। डॉक्टर का काम है एक पेशेंट को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट करना, और मुझे उसके बजट का भी ध्यान रखना है। मकान बेच के इलाज नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और क्योंकि हमारे यहाँ इलाज बहुत महंगा होता जा रहा है, हालांकि सरकार के स्तर से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य योजनाएं लगातार बनाई जा रही हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आम जन को स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार उपलब्ध होती रहें। सर देखिए, सरकार की इस मंशा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार पेशेंट की डिमांड ऐसी होती है कि साहब मुझे पहले टेस्ट कराने हैं। जी। आप इंटरनेट से बीमारी पढ़ के आते हैं, वो बीमारी का नाम सीधे डॉक्टर को बताते हैं, आई वांट दिस टेस्ट। अगर मैं उसको समझाना भी चाहूं कि भाई तेरे को टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप इंसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर लगता यह है कि भाई सामने वाला इंटरेस्टेड है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने टेस्ट लिख के दे दिए। जी। तो कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन बीमारी के बारे में इंटरनेट से निकाली हुई या अननेसेसरी की वरी जी, वो डॉक्टर को मजबूर करती है अननेसेसरी टेस्ट कराने के लिए। अल्टीमेटली जब खर्चा हो जाता है तो वो सब डॉक्टर के सिर पे जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उन पर पूरा फेथ करें, पूरा विश्वास करें। बिल्कुल। निश्चित रूप से वो आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं और जल्दी स्वस्थ करना चाहते हैं आपको, तो पूरा विश्वास करें अपने डॉक्टर के ऊपर। वो जो भी आपको सलाह दें, जो भी सजेशन दें, जो भी दवाइयां लिखें, उनका कोर्स पूरा करें, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे हैं विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज संभव है, लेकिन हम अपनी जागरूकता की कमी की वजह से या लापरवाही की वजह से बीच में इलाज छोड़ देते हैं। जैसे टीबी का इलाज है, तो वो कई बार लोग बीच में उसको छोड़ देते हैं और फिर वो टीबी लाइलाज हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, मैं अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। लाइलाज टीबी नहीं है सर हमारे पास जी। हम प्राइमरली उसको टीबी का कोर्स देते हैं। तो होता क्या है कि टीबी का विषाणु जो है बड़ा स्लो है जी, तो होता भी बहुत देर में है और ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है जी। तो टीबी के ड्रग्स पे जो असर आता है जी, वो पहला 6 हफ्ते में पहला उसको सिम्टम रिलीफ होते हैं। अच्छा। बाय द 2 और 3 मंथ्स द पेशेंट फील कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो कहता है अब दवाई खाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर तो 6 महीने खिला रहा है, क्यों खिला रहा है पता नहीं, वो छोड़ देता है। तो जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, टीबी मरी हुई थी, अभी 70% भी नहीं मरी सर अभी जी, वो शरीर में हरवर कर रही है। जैसे ही आप दोबारा बीमार पड़े आपको फिर हो गई जी। मैंने फिर आपको दवाइयां स्टार्ट करी। 2 या 3 कोर्स के बाद में वो विषाणु ने दवाइयों को एक्सेप्ट कर लिया कि इनसे मेरा कुछ नहीं होगा जी, इनको तो मैं डाइजेस्ट कर लूंगा। अच्छा। अब समस्या डॉक्टर के लिए आई कि मैं इसको टीबी की दवाई दे रहा हूं और ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर हमने उसका कल्चर कराया।
कल्चर कराया तो मालूम पड़ा कि 4 में से 2 दवाइयां तो इसने रेजिस्टेंट कर ली जी। अब मुझे नेक्स्ट स्टेज के लिए चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इलाज 6 महीने में ठीक होना था, अब उसके लिए फिर मुझे 1 साल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ द थेरेपी बढ़ गई। अब चूंकि टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो सरकार की प्रायोरिटी पे है और हम 2025 तक टीबी को इरेडिकेट करने के गोल से चल रहे हैं, तो सरकार के ऊपर हम बर्डन बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने उसको डेली थेरेपी भी देनी है, उसके पीछे एक आदमी भी छोड़ रखा है जो उसको फोन पे हफ्ते में 2 बार मैसेज करके पूछता है भाई दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है। रेंडमली हम उसको चेक भी कर रहे हैं कि भाई तू दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अभी सरकार जो हार्डेस्ट हमारे पास दवाई है, एक बीडा क्विनीन करके आती है सर, 9,000 रुपए का कैप्सूल है। अच्छा। और हम उसको 120 कैप्सूल खिलाते हैं। 18 लाख रुपए की हम थेरेपी दे रहे हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सपोर्टिंग के लिए हम मेंटली, फिजिकली सब सपोर्ट करते हैं। पर आपको ये है कि आप ठीक हो जाए तो आप कोर्स बंद ना मत करो भैया, जितने दिन का है उतना तो खाओ कम से कम, तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली होता क्या है, किसी भी बीमारी में आपकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी तो जानी ही जानी है। आपका स्वास्थ्य गया तो आपका जॉब भी गया, जॉब गया तो आपको फाइनेंशियल बर्डन हुआ, फिर मकान बिकने की नौबत आएगी, यानी कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सब कुछ डिस्टर्ब होना है सर। तो कहने का आशय यह है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, ईश्वर करे आप बीमार न हो तो अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप बीमार न हो। लेकिन फिर भी अगर आप बीमार पड़ते हैं किसी कारण से, तो अपने चिकित्सक से परामर्श कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और वो जो भी आपको एडवाइस करें, जो भी दवा लिखें, जो भी जितने दिन का कोर्स बताएं, जो भी ड्यूरेशन का कोर्स बताएं, उस कोर्स को पूरा कीजिए बिना किसी लापरवाही। मैं आपके बीच में एक रोकूंगा सर। इस समय पे एक पेशेंट का कर्तव्य होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को भी डॉक्टर को बताए। बिल्कुल कि सर मैं 50 रुपए रोज से ज्यादा की दवाई नहीं ले सकता हूं, या मैं 100 रुपए रोज से ज्यादा की दवाई नहीं ले सकता हूं, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, आप कम से कम उतनी दवाई लिखो जो मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी जी, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार बड़ी स्थिति विचित्र होती है कि हमको पता है कि हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना खर्च नहीं कर सकते, तो हम अपनी परेशानी डॉक्टर के साथ शेयर करें तो ताकि डॉक्टर उस हिसाब से अपनी दवाइयां लिखें। जी, कई बार क्या होता है सर, पेशेंट देखने में बहुत अच्छा खासा लग रहा होता है पर जेब में उतने पैसे नहीं होते, या ही इज डिपेंडेंट टू समबडी और वो हर बार आप पैसे भी नहीं मांग सकता है। तो आप प्लीज शेयर करो डॉक्टर को, सब मेरे को पैसे नहीं है, आप प्रधानमंत्री वाली दवाइयां लिखो, या आप मुझे सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयां दो, या आप मुझे बिल्कुल नेसेसरी दवाइयां दीजिए जिससे मैं ठीक हो सकूं। जी जी, ताकत की दवाइयां है, बाकी की दवाइयां है, मैं खान पीन में अपना क्या अमेंडमेंट करूं कि मैं जल्दी अच्छा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आज हमारे श्रोता आपसे बातचीत सुन रहे थे, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और चलते चलते हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं से और कुछ मैसेज करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? श्रोताओं को मैं सर ज्यादा कुछ नहीं, जितना मैंने बोला है अगर उसको अगर ध्यान से सुन लें तो 3-4 की पॉइंट अपने निकल के आते हैं। आप डॉक्टर के पास प्राइमरीली जाने में शर्माए नहीं जी। 2 दिन से ज्यादा बीमार होने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर की सलाह लें या प्राइवेट डॉक्टर की लें, फैमिली डॉक्टर की लें, दोस्तों की सलाह ना माने। तीसरी बात, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्लीज डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि साहब मुझे कम से कम पैसे की दवा लिख के दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चौथी, मुझे परमिशन दी जाए कि मैं ये दवा मैं जन औषधि केंद्र से खरीद सकूं। जी जी। अगर जांच की जरूरत है तो क्या ये जांच मैं सरकारी अस्पताल में जाके भी करा सकता हूं? आपको जांच से लेना देना है या आपको प्राइवेट लैब से लेना देना है? जी। तो आप जब इतना सब कुछ करते ही हैं तो आप ओपनली डॉक्टर से कम्युनिकेशन रखिए। सारी जो लड़ाई है वो कम्युनिकेशन गैप की है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलना नहीं चाहते, मैं समझना नहीं चाहता, मुद्दा यहीं पे आके वायलेंट हो जाता है। तो हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि आप खुलकर बोलिए अपने डॉक्टर के साथ में, और अगर बीमार हैं तो दवा लीजिए लेकिन डॉक्टर की सलाह से। बिल्कुल। तो डॉक्टर अतुल जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने इस विषय पर बहुत ही गंभीर और सारगर्भित चर्चा की।
आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद।